कल्पना कीजिए कि रात का वक्त है, कोई अपना काम खत्म करके घर लौट रहा है। बहुत ही आम सी बात है ये तो। बिल्कुल। और रास्ते से ही वो अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं। मैसेज करके फोन वापस जेब में। हाँ, सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना। एकदम नॉर्मल। लेकिन उस इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जेब में रखा वो फोन एक ट्रैकिंग डिवाइस बन चुका है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो मैसेज कर रहा है ना, उसी फोन के जरिए कोई और उसकी पल पल की लोकेशन सीधे एक भाड़े के हत्यारे तक पहुंचा रहा है। बाप रे, ये सुनकर तो किसी डार्क थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन जाजपुर उड़ीसा में 23 साल के सौम्य सागर सामल के साथ बिल्कुल यही हुआ। सच में ये मामला दिखाता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की तकनीक, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो किसी के लिए एक जानलेवा हथियार बन सकती है। सही कहा। और आज हम अपनी इस डीप ड्राइव में इसी खौफनाक हत्याकांड की एक-एक परत को उधेड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे पास पुलिस की जांच, गृह विभाग की रिपोर्ट्स और कई मीडिया कवरेज के तथ्य मौजूद हैं। बाहर से देखने पर यह सौम्य और उनकी पत्नी सुभश्री की एक आम लव मैरिज लग रही थी। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। जी, पुलिस की जांच से जो चीजें सामने आई हैं, वो एक बहुत ही उलझी हुई और भयानक साजिश की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि देखो, कोई भी हत्या अचानक हवा में नहीं होती। हाँ, उसकी जड़ें बहुत पहले ही पनपने लगती हैं। सही बात है। और इस केस में जड़ें वास्तव में जाजपुर शहर के एक ब्यूटी पार्लर में छिपी थीं। सुभश्री ये पार्लर अपनी पार्टनर के साथ चलाती थी। प्रीति प्रभा प्रियदर्शिनी, राइट? हाँ, जिन्हें चीनू भी कहा जाता था। हाँ, वही चीनू। पुलिस की जांच में जो सबसे अहम बात सामने आई, वो ये थी कि सुभश्री और चीनू सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थीं। तो और क्या रिश्ता था उनके बीच? मैं बता रही हूँ, वो पिछले 6 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थीं। मतलब सौम्य के साथ सुभश्री की शादी होने से काफी पहले से ये रिश्ता चल रहा था। ओहो, मतलब सौम्य को इस बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, शुरुआत में नहीं। और ये जाल यहीं खत्म नहीं होता। पार्लर के कामकाज और चीनू के घर आने जाने के दौरान सुभश्री की मुलाकात एक और इंसान से होती है। कौन था वो? वो चीनू का चचेरा भाई था, तापस खिल्लर। तापस राउरकेला में रहता था और ड्राइवर का काम करता था। धीरे धीरे सुभश्री और तापस के बीच भी एक संबंध बन जाता है। अरे बाप रे, मतलब अभी एक ऐसा त्रिकोणीय जाल बन चुका था जिसमें सुभश्री, चीनू और तापस शामिल थे। बिल्कुल। और सौम्य इस पूरी सच्चाई से अनजान था। लेकिन जब तक कोई सच छिप सकता है, तभी तक चीजें चलती हैं। हाँ, जब एक रिश्ते में इतनी सारी गुप्त परतें हों तो उसका पर्दाफाश होना तो तय होता है। वही हुआ। सौम्य को जब अपनी पत्नी के इन दोनों रिश्तों यानी चीनू और तापस के बारे में पता चला, तो स्वाभाविक रूप से उसने इसका कड़ा विरोध किया। जाहिर सी बात है, कोई भी करेगा। उसने सुभश्री को ये सब तुरंत खत्म करने की चेतावनी दी और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो ये स्थिति एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई थी, है ना? बहुत सही कहा आपने, एकदम प्रेशर कुकर वाली हालत। और ये कुकर फटा 4 मार्च को, होली वाले दिन। पुलिस के दस्तावेजों के अनुसार इसी दिन सौम्य और तापस का आमना सामना हुआ था। हाँ, दोनों के बीच बहुत भयंकर बहस हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। और तापस ने सुभश्री से कहा कि वो सौम्य से तलाक ले ले, लेकिन सुभश्री ने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है, मतलब अगर उनके बीच इतने गहरे मतभेद थे और सुभश्री की अपनी एक अलग जिंदगी चल रही थी, तो तलाक लेना तो सबसे लॉजिकल कदम था ना? हाँ, लॉजिकल तो था। तो फिर तलाक से इनकार करके उन्होंने खुद ही उस कुकर का सेफ्टी वाल्व बंद क्यों कर दिया? क्योंकि देखो, यहाँ बात सिर्फ लॉजिक की नहीं है, बात सामाजिक मनोविज्ञान और अहंकार की है। अच्छा, वो कैसे? कई बार छोटे शहरों या कस्बों में तलाक को लेकर एक सोशल स्टिग्मा या कलंक का डर होता है। सुभश्री शायद वो सामाजिक बदनामी नहीं झेलना चाहती थी। ये तो है, समाज का डर बहुत बड़ा होता है। और दूसरी तरफ अगर तापस के नजरिए से देखें, तो होली के दिन सौम्य के साथ हुई हाथापाई सिर्फ एक झगड़ा नहीं थी, ये उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। राइट, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। बिल्कुल। सौम्य अब उनके बनाए हुए इस माया जाल के लिए एक स्थायी खतरा बन चुका था। जब सुभश्री ने तलाक से इनकार किया, तो कानूनी रूप से अलग होने का रास्ता बंद हो गया। और फिर उन्होंने क्या तय किया? उन तीनों को लगा कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का अब सिर्फ एक ही शॉर्टकट बचा है, सौम्य को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। बाप रे, मतलब एक झगड़े ने सीधे मर्डर की साजिश का रूप ले लिया। जी। और यहीं से शुरू होती है हथियार और पैसों की तलाश, क्योंकि मर्डर का मोटिव तो तय हो चुका था। हाँ, लेकिन इसे अंजाम देने के लिए जो कदम उठाए गए ना, वो सच में अपराधियों की सोच और आज की तकनीक के बीच का एक अजीब सा एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। अब जानते हैं इस पूरी साजिश को फाइनेंस किसने किया?
किसने? चीनू ने। ब्यूटी पार्लर वाली चीनू ने इस हत्या की फंडिंग के लिए बाकायदा एक बैंक लोन लिया। एक मिनट, हत्या के लिए बैंक से लोन लेना? हाँ बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक अलग ही लेवल की प्लानिंग है। मतलब बैंक से लोन लेकर मर्डर कौन करवाता है? वही तो। और इसके बाद तापस ने राउरकेला के अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने 2 अवैध हथियार तस्करों से संपर्क साधा। हाँ, उनके नाम सूरज सिंह और अंकित ठाकुर थे ना? हाँ, उनसे एक देसी पिस्तौल खरीदने का सौदा तय हुआ। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इन तस्करों को हथियारों के लिए किश्तों में कुल 49,000 रुपए का पेमेंट किया गया। 49,000? हाँ, और ये पूरा का पूरा पैसा कैश में नहीं बल्कि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया। बस मुझे इसी बात पर सबसे ज्यादा हैरानी होती है। मतलब कोई भी इंसान जो एक प्लान्ड मर्डर कर रहा है वो अवैध हथियार खरीदने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मैं समझ सकती हूँ आपकी उलझन। ये तो सीधा सीधा पुलिस को अपना डिजिटल बैंक स्टेटमेंट सौंपने जैसा है। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो वो अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्यों छोड़ेगा? क्या इन लोगों को इतनी बेसिक बात नहीं पता होती? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन आज के क्राइम की यही सच्चाई है। क्या सच्चाई है? हम अक्सर मानते हैं कि अपराधी हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, लेकिन तकनीक ने ना सुविधा की ऐसी लत लगा दी है कि अपने पहचान छिपाने की सतर्कता पीछे छूट जाती है। कन्वीनियंस ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल। जब तापस और तस्कर अलग अलग शहरों में थे तो कैश देना मुश्किल था। उन्हें शायद लगा होगा कि छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हैं, पुलिस के राडार पर नहीं आएंगे। लेकिन डिजिटल दुनिया में तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पत्थर की लकीर होते हैं। एकदम सही। यूपीआई पेमेंट का मतलब है कि आपके बैंक सर्वर पर समय, तारीख, आईपी एड्रेस और पैसे पाने वाले की पूरी केवाईसी डिटेल हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये सिर्फ एक बार की गलती नहीं थी। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि 27 मार्च को तापस ने 9,000 रुपए का एक और आखिरी पेमेंट किया था। ये हाँ, और ये वो दिन था जब उसे वो देसी पिस्तौल सौंपी गई थी। और सिर्फ हथियार ही नहीं दिया गया बल्कि उसे उस पिस्तौल को चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये गुस्से में उठाया गया कोई अचानक कदम नहीं था। ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड तैयारी थी। हाँ, ये तैयारी दिखाती है कि हर इंसान का रोल पहले से फिक्स था। हथियार की खरीदारी, ट्रेनिंग, फंडिंग, ये सब एक सोची समझी मशीनरी की तरह काम कर रहा था। बस अब उन्हें एक सही मौके का इंतजार था। और वो मौका आया 6 अप्रैल की रात को। जी। और ये वो हिस्सा है जो तकनीक के सबसे खौफनाक इस्तेमाल को सामने लाता है। सही बात है। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। सौम्य अपनी चिकन की दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसने शुभश्री को फोन किया और बताया कि वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा। हाँ, एक पति अपनी पत्नी को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रहा है कि वो रास्ते में है। लेकिन शुभश्री के फोन पर कुछ और ही चल रहा था। जी, वो उसी वक्त व्हाट्सएप पर अपने पति की रियल टाइम लाइव लोकेशन तापस के साथ लगातार शेयर कर रही थी। बाप रे, सौम्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्मार्टफोन को वो अपनी जेब में रखकर चल रहा है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। बिल्कुल। अगर हम इसे टेक्निकल नजरिए से देखें ना तो इस मामले में स्मार्टफोन एक डिजिटल स्नाइपर स्कोप बन गया था। डिजिटल स्नाइपर स्कोप, बहुत सही टर्म यूज किया आपने। हाँ, मतलब पुराने जमाने में अगर किसी को मर्डर करना होता था तो उसे शिकार का पीछा करना पड़ता था। झाड़ियों में घंटों छिपकर इंतजार करना पड़ता था। और उसमें चूक होने की गुंजाइश भी बहुत होती थी। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ तापस को सौम्य को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे बस अपने फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए उस नीले बिंदु को देखना था जो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। शिकार की अपनी पत्नी ही जीपीएस के जरिए हत्यारे की आंखें बनी हुई थी। तकनीक ने भौगोलिक दूरी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तापस एक यामाहा बाइक पर सवार था। लाइव लोकेशन के कारण उसे बिल्कुल सटीक अंदाजा था कि सौम्य कब और कहां पहुंचेगा। वो कलिमेघा इलाके में घात लगाए बैठा था। हाँ। और जैसे ही सौम्य की बाइक वहां पहुंची, तापस ने उसे बीच रास्ते में रोका और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद सौम्य को बेहद गंभीर हालत में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे बचाया नहीं जा सका। बहुत ही दुखद। हत्या को अंजाम देने के बाद तापस ने सोचा कि उसने एक परफेक्ट क्राइम कर लिया है। उसने हथियार को जाजती केशरी कॉलेज के पीछे बैतरनी नदी की नहर के पास घनी झाड़ियों में छिपा दिया। हाँ, उसने सोचा हथियार दूर है, वो वहां से भाग चुका है और शुभश्री घर पर एक अनजान और दुखी पत्नी होने का नाटक कर रही थी। फिजिकल दुनिया के हिसाब से तो उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे। बिल्कुल, उन्होंने वो सब कुछ किया जो पुराने जमाने के अपराधी करते थे, हथियार छिपाना और मौके से भाग जाना। लेकिन वो ये भूल गए कि आज के युग में असली क्राइम सीन सिर्फ सड़क या नहर के किनारे नहीं होता। तो कहाँ होता है? असली क्राइम सीन स्मार्टफोन की मेमोरी चिप और नेटवर्क सर्वर्स पर होता है।
बहुत गहरी बात कही आपने। अब यहीं से जाजपुर पुलिस की वो कार्रवाई शुरू होती है जिसने सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर इस पूरी साजिश की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, एसपी यश प्रताप श्रीमल की टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए सबसे पहले कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर खंगालना शुरू किया। लेकिन सिर्फ कॉल डिटेल से तो ये साबित नहीं होता ना कि लाइव लोकेशन शेयर की गई थी। नहीं, उससे सिर्फ कॉल्स का पता चलता है। और इस शुभश्री ने व्हाट्सएप से लोकेशन बंद कर दी हो या मैसेज डिलीट कर दिए हों, तो पुलिस ने इस डिजिटल धोखे को साबित कैसे किया? ये इस जांच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है और यहाँ ओडिशा पुलिस की स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एसएफएसएल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? ओडिशा के गृह विभाग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में राज्य ने साइबर फोरेंसिक पर भारी निवेश किया है। जब पुलिस ने शुभश्री और तापस के मोबाइल फोन जब्त किए तो डेटा रिकवरी के लिए उन्नत साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब सिर्फ डिलीट का बटन दबाने से डेटा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब आप व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर करते हैं तो आपका फोन लगातार सर्वर को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजता है। तो निशान तो छूटेंगे। हाँ, भले ही आप बाद में वो चैट डिलीट कर दें, फोन के इंटरनल स्टोरेज और अनएलोकेटेड स्पेस में उन कोऑर्डिनेट्स के छिपे हुए कैशे फाइल्स और सिस्टम लॉग्स रह जाते हैं। ओह, तो फोरेंसिक टीम ने उन्हें रिकवर कर लिया? जी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए फोन की पूरी फिजिकल मेमोरी का क्लोन बनाते हैं और उन डिलीट हो चुकी फाइल्स को वापस जोड़ लेते हैं। पुलिस ने ठीक यही किया। क्या बात है। उन्होंने उन टाइम स्टैम्प्स को निकाल लिया जो साबित करते थे कि 6 अप्रैल की रात को ठीक उसी समय लोकेशन शेयर की जा रही थी जब हत्या हुई। ये तो हुई लोकेशन की बात, लेकिन जो हथियार तस्कर राउरकेला में बैठे थे उन तक पुलिस कैसे पहुंची? क्या सिर्फ उन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जरिए? यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने बैंक अकाउंट नंबर और नाम दिए, लेकिन असली कड़ी जुड़ी सीसीटीएनएस के जरिए। ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है ना? बिल्कुल, ये भारत भर के खानों का एक डिजिटल डेटाबेस है। जब पुलिस ने उन यूपीआई अकाउंट्स और फोन नंबर्स को इस सिस्टम में डाला तो राउरकेला के उन हथियार तस्करों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत स्क्रीन पर आ गया। वाह, मतलब पुलिस को अलग अलग जिलों में जाकर पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, सिस्टम ने खुद बता दिया कि तापस किससे संपर्क कर रहा था। ये तकनीक का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। सीसीटीएनएस ने एक जिले की हत्या को दूसरे जिले के अवैध हथियार नेटवर्क से तुरंत जोड़ दिया। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर अपराधी फिजिकल सबूत मिटा भी दे, जैसे तापस ने पिस्तौल को झाड़ियों में फेंक दिया था, हाँ, फिर भी डिजिटल सर्वर्स पे मौजूद ये डेटा पुलिस को उस हथियार तक ले ही जाता है। और हुआ भी यही, पुलिस ने उस छुपाई गई पिस्तौल को भी बरामद कर लिया। जी। और इसी अटूट डिजिटल और भौतिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शुभश्री, तापस, चीनू और वो दोनों हथियार तस्कर। हाँ, अब इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के कड़े आरोप लगाए गए हैं। यहाँ बीएनएस का जिक्र आना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूछना चाह रही थी कि पुराने कानूनों की तुलना में नए बीएनएस में क्या ऐसा बदलाव है जो इस तरह के डिजिटल मामलों को अदालत में ज्यादा मजबूती देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पुरानी भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। हाँ, कई बार हमने देखा है कि अपराधी तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते थे। बिल्कुल, लेकिन नई भारतीय न्याय संहिता और नए साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राथमिक सबूतों के रूप में स्पष्ट मान्यता दी गई है। मतलब अब ये प्राइमरी एविडेंस है। जी, सर्वर लॉग्स, यूपीआई रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक रिकवरी को अब सीधे तौर पर ठोस सबूत माना जाता है। अच्छा, इसीलिए जाजपुर पुलिस इतनी आश्वस्त है कि वे इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर 1 साल के भीतर सभी अपराधियों को कड़ी सजा दिलवा सकेंगे। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक के 2 चेहरे होते हैं। शुभश्री, चीनू और तापस ने जिस स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल अपनी सहूलियत और अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए किया, उन्होंने सोचा कि तकनीक उनका काम आसान कर रही है, लेकिन वास्तव में उसी तकनीक ने उनकी कब्र भी खोदी। जिस यूपीआई ने हथियार खरीदने में आसानी दी, उसी ने पुलिस को एक परमानेंट फाइनेंशियल ट्रेल दे दी। और जिस लाइव लोकेशन ने शिकार को ढूंढना आसान बनाया, उसी ने अदालत में उनके खिलाफ सबसे बड़ा डिजिटल गवाह खड़ा कर दिया। बिल्कुल, अपराधियों की यही छोटी छोटी सहूलियतें पुलिस के लिए जांच के ऐसे दरवाजे खोल देती हैं जिन्हें कोई वकील बंद नहीं कर सकता।
एकदम सही कहा आपने। जब हम इस पूरे मामले को पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। वो क्या? हम सोचते हैं कि इंसानी मन बहुत जटिल है, उसके अंदर की साजिशों को कोई नहीं पढ़ सकता। सौम्य भी कभी नहीं समझ पाया कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। ये सच है। लेकिन आज के दौर में हमारा स्मार्टफोन, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे मन का आईना बन चुके हैं। बिल्कुल। वो हमारी हर हरकत, हमारे हर लेन देन और हमारी हर नियत का ऐसा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रहे हैं जो वक्त आने पर पूरी सच्चाई को बेनकाब कर देता है। आप अपने इरादे किसी इंसान से छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी डिवाइस से नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। फिजिकल दुनिया में सबूत मिटाना आसान हो सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में आपके द्वारा उठाया गया हर कदम हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आके रुकती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। अक्सर हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी लाइव लोकेशन अपने करीबियों के साथ शेयर करते हैं। जब कोई रात में सफर कर रहा होता है तो फोन की स्क्रीन पर वो चलता हुआ बिंदु एक तसल्ली देता है कि कोई हमें देख रहा है, हम सुरक्षित हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन जाजपुर का ये मामला एक बहुत ही स्याह सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब हमारी पल पल की जानकारी, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी उन लोगों के हाथ में होती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो क्या हम सच में सुरक्षित होते हैं, या फिर किसी अनदेखे अकल्पनीय खतरे के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक और इंसानी रिश्तों के बीच के लकीर को बहुत धुंधला कर देता है। सच में ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास नजर बनाए रखें।